हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन की। कल मतलब लास्ट डे का, जो हम लोगों ने डेली करंट अफेयर पढ़ा था। कल संडे था तो संडे को वीकली रिवीजन होता है। वीकली रिवीजन कल हम लोगों ने लाइव किया था, तो आपको वीडियो वाले सेक्शन में ना मिल करके लाइव वाले सेक्शन में क्लास मिलेगी। तो कल की क्लास जरूर ले लीजिएगा, जिससे आप वीकली रिवाइज कर सको। अब से संडे का लाइव टेस्ट होगा, जिससे आप संडे संडे को वीकली रिवाइज कर पाओगे, यानी सप्ताह भर जो भी पढ़े रहोगे उसका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही शानदार रिवीजन कराया गया है, तो आप कल वाला लाइव सेशन में जा करके देखिएगा। जैसे कि आप चैनल पर जाओगे तो एक होता है वीडियो का सेक्शन, एक होता है लाइव का सेक्शन, तो उसमें जाइएगा तो आपको मिलेगा। चलिए, तो उससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया और मई 2024 में मेघालय के उमरेई में दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच शक्ति नाम का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। ईएसी की रिपोर्ट आई, इसमें भारत में हिंदुओं की संख्या में 7.8% की कमी देखने को मिली है। और कैडेट डिफेंस सिस्टम ने दोस्तों डीआरडीओ की मदद से भारत का पहला लैंड सिस्टम लॉन्च किया है। और उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। वहीं अमेरिका और ब्राजील के बाद 10 लाख उबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत बन गया है तीसरा देश। इसके अलावा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दोस्तों बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया है। के मिस्त्री को आईडीएफसी लाइफ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी लाइफ एचडीएफसी बैंक की ही सब्सिडरी है। इसके अलावा अभी भारतीय एजेंसी इसरो के द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जाने की घोषणा हुई है। मई 2024 में एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं आर शंकर रमन। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था उसका। अब आगे हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो आप क्विज और पीडीएफ के लिए एमजेटी ऐप का रुख कीजिए। वहीं पर आपको हमारी ई बुक्स और हमारे वीडियो कोर्सेज भी मिलेंगे। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगला पहला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया 11 मई को। ये मनाया जाता है दोस्तों 2 बार साल भर में। ध्यान रहे, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और कब कब? मई महीने के सेकेंड सैटरडे को और अक्टूबर महीने के सेकेंड सैटरडे को। तो मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को ये मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। इस बार देखिए मई महीने का सेकेंड सैटरडे पड़ा है 11 मई को और अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे शायद 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और ये 11 मई को मनाया गया। ठीक है ना, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो प्रवासी पक्षी दिवस क्यों मनाया जाता है इसको समझिएगा। एक्चुअली में ना, जैसे आदमी प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे ही पक्षी भी प्रवास करते हैं। पक्षी क्या होता है, अपने मौसम के अपने अनुकूल, मौसम अपने वातावरण के अनुकूल वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। जैसे 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 आप देखो कुछ पक्षी होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब जिस रीजन में रह रहे होते हैं उस रीजन में, उस क्षेत्र में अगर मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो ये सभी पक्षी उस जगह को छोड़ करके कुछ महीनों के लिए शिफ्ट हो जाते हैं किसी ठंडे प्रदेशों में, किसी ठंडे देशों में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही समय बीतता है ये वापस से आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। किसका? बर्ड का। ऐसे ही दुनिया भर में चलता रहता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल भारत में होता है, दुनिया भर में होता है। और ये मैक्सिमम 2 टाइम पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए देखो आप, ये 11 मई लिया गया है, मतलब मई महीने में जब खूब गर्मी पड़ रही होती है, और एक डेट ली गई है अक्टूबर की, मतलब जब ठंडी शुरू हो रही होती है। तो ऐसे में जहाँ ठंडे वाले प्रदेश होते हैं वहां पर जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली होती है तो वो चले आते हैं मौसम का अनुकूलता देखते हुए गर्म प्रदेशों में। तो ऐसा होता रहता है चिड़ियों के साथ, या कहीं पक्षियां ऐसा करते हैं। तो इसीलिए इनकी इसी खासियत को सेलिब्रेट करने के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार के थीम है इंसेक्ट्स। क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े। ठीक है ना, ये इस बार की थीम है। चलिए, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक जो आए हुए हैं, का आप रिवीजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसे आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया? तो आरबीआई यानी बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों अभी हाल ही में आर लक्ष्मीकांत राव को नियुक्त किया है अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आरबीआई अपॉइंट्स आर लक्ष्मीकांत राव एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनके पास 3 दशकों का या कहे 30 वर्षों का अनुभव है। तो ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी देखेंगे। साथ ही साथ इंश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट भी ये देखेंगे आरबीआई में। मतलब इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन लगाना है, कौन सी कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं आरबीआई की गाइडलाइंस, इसको सबको ये देखेंगे। तो आर लक्ष्मीकांत राव नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अच्छा, आरबीआई की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे चल करके दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, यानी नेशनलाइज कर दिया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए, प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो आप सी.डी. देशमुख का नाम बताएंगे, सी.डी. देशमुख का नाम बताएंगे। एक गवर्नर होते हैं आरबीआई के और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के, और 4 डिप्टी गवर्नर में माइकल पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन है। ये 4 डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में। ठीक है, अगला। अच्छा, आरबीआई के पास ही मुद्रा छापने का अधिकार होता है। आरबीआई ही बैंकों का बैंक होता है, यानी सभी बैंकें आरबीआई से बैंकिंग करती हैं। साथ ही साथ आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स का डिसीजन लेता है। अगला, यहाँ पर कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनको रिकॉल करेंगे हम लोग। अभी आर शंकर रमन को एल&टी ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। राकेश सिंह पेटीएम मनी लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं और हितेश सेठिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बने हैं। वहीं प्रवीण रंजन को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक हैं। प्रज्ञा मिश्रा को भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। वहीं आईपीएस नलिन प्रभात एनएसजी के नए प्रमुख हैं। अगला, हाल ही में कहां पर हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया? हवा से CO2 निकालने का, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का या कहें ऑब्जर्व करने का ये एक सबसे बड़ा प्लांट है जो आइसलैंड में अभी खोला गया है। यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट टू एक्सट्रैक्ट CO2 एंड टर्न इट टू स्टोन ओपन इन आइसलैंड। तो ये क्या करेगा, हवा से CO2 को सोखेगा और इसे स्टोन में तब्दील कर देगा, बदल देगा, पत्थर बना देगा। तो इससे क्या होगा, इससे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से क्या होता है, वायुमंडल शुद्ध होगा। वायुमंडल शुद्ध होगा तो समझो मौसम साफ होगा। तो ये क्लाइम वर्क्स नाम की कंपनी ने ऐसा किया हुआ है। इसने मैमथ डीएसी संयंत्र बनाया है। डीएसी बोले तो डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो ये डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट है, दुनिया का सबसे बड़ा। कहा जा रहा है कि जब ये 2024 के अंत तक पूरा तरह बन जाएगा तब इसकी क्षमता होगी प्रतिवर्ष 36,000 मीट्रिक टन CO2 को सोखने की। ठीक है जी, तो ये सोखेगा, उसके बाद क्या करेगा, इसे स्टोन बना देगा। अच्छा, मुझे याद आ रहा है ऐसे ही डेनमार्क ने क्या किया था, एक ऐसा ही प्लांट खोला था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और उसके बाद उसको समुद्र के अंदर डंप कर देता है, वहां पर स्टोर कर देता है। तो वो करने वाला भी वो देश बना था, पहला देश। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। आइसलैंड की वजह से बात करें तो चलिए वर्ल्ड मैप में मैं दिखाता हूं कि आइसलैंड है कहां पर। चलिए, तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आइए यूरोप में। यूरोप में आप देखोगे ये सभी यूरोपियन कंट्री हैं, लेकिन इसको छोड़ते हुए और ऊपर आओगे नॉर्वेजियन सागर के पास में, इधर बहुत ही शांत एक छोटा सा द्वीप देश है आइसलैंड। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, इन देशों के मुकाबले तो बहुत बड़ा है। आइसलैंड जो है बहुत ही पीसफुल कंट्री है और आप देखते हो शांति सूचकांक में हमेशा ये टॉप करता है। तो यही आइसलैंड में यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उसे पत्थर में तब्दील किया जाएगा। क्लियर है ना। और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये ग्रीनलैंड है, ये है ग्रीनलैंड, ये इसका मैक्सिमम पार्ट बर्फ से ही ढका रहता है। अगला है
हाल ही में कहां की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। यूक्रेन ने अभी हाल ही में कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला एक विधेयक, एक बिल पारित किया है अपनी संसद में। तो यूक्रेन ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो, 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और ऐसे में अब यूक्रेन के पास सेना बची नहीं है। तो सेना जब इसके पास बची नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं? कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए करने के लिए एक विधेयक पारित कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस के साथ उन कैदियों को सेना में लाया जा रहा है। तो यहां पर देखिए आर्टिकल है, यूक्रेन पार्लियामेंट पासेस बिल अलाउइंग प्रिजनर्स टू ज्वाइन मिलिट्री अमिड पर्सनल शॉर्टेज। तो यहां पर उसके आर्मी पर्सनल्स में शॉर्टेज आई हुई है, कमी देखने को मिल रही है और इसको देखते हुए ये प्रिजनर्स जो हैं, कैदी जो हैं, उनको मिलिट्री ज्वाइन करवा रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बताया कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि ऐसे कैदी शामिल होंगे जिनको छूटने में, जो मतलब छूटने वाले हों अगले 3 सालों के अंतर्गत, मतलब जिनका जो प्रक्रिया होता है, सजा होती है, वो अगले 3 वर्षों में पूरी होने वाली हो या 3 वर्षों से कम का समय बचा हो। दूसरा कंडीशन, वो यौन हिंसा, गंभीर भ्रष्टाचार या हत्याओं के दोषी नहीं होने चाहिए या पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारियों के पत्रकारिता से भी बाहर होने चाहिए। तीसरा कंडीशन ये कि उनको बहुत ऐसा नहीं है कि वो आए सैन्यकर्मी बने, यहाँ सेना में शामिल हुए तो उनको बहुत ऊंची पोस्ट धीरे धीरे मिलती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट तक ही उनका प्रमोशन हो सकेगा, ठीक है ना। कि मतलब वो केवल लड़ने के लिए ही होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में नहीं जा पाएंगे। तो यूक्रेन की संसद ने इन सभी कंडीशन के साथ कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अब इसके बाद भी इन्होंने कहा है कि स्वैच्छिक भागीदारी होगी, मतलब जो कैदी चाहते हैं कि वो आए लड़ें वही आ सकते हैं, अगर ये कंडीशन को वो फुलफिल करते हैं तो फिलहाल शॉर्टेज तो चल ही रही है। देखना होगा कि ये युद्ध कब तक चलता है और किस वजह से जाकर के अंततः बंद होता है। फिलहाल के लिए चलिए मैं वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देता हूं कि यूक्रेन कहां पर है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूक्रेन जो है ये अभी तक रसिया से कितना कुछ हार चुका है, कितना कुछ बर्बाद कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बहकावे में आकर के। तो आप वर्ल्ड मैप में अगेन देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है एशिया में ही, अगर टॉप पर आओगे तो ये रसिया आपको दिखेगा, ठीक है ना। रसिया का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर मैक्सिमम आबादी रहती है, जहाँ पर इसकी राजधानी मॉस्को भी है, तो ये यूरोप में आता है। रसिया ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो यहाँ पर एक आपको बड़ा सा देश दिख जाएगा, यूक्रेन, ठीक है। अब यूक्रेन में ये यहाँ से लेकर के खार्किव से लेकर के यहाँ तक का पूरा हिस्सा तो गवा चुका है। इधर ये जो है क्रीमिया ऑलरेडी ये पहले ही रूस के कब्जे में है। तो ये इतना हिस्सा तो गवा चुका है इधर से, और अभी शॉर्टेज भी यहाँ पर होने वाली है, मिलिट्री की शॉर्टेज हो ही गई है। तो ऐसे में नुकसान तो बहुत हो रहा है यूक्रेन का। इधर पीछे से कुछ देश सपोर्ट तो किए, शुरुआत में 1-2 साल तक लड़ाए तो, लेकिन पूरा का पूरा यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे सब लोग। दोबारा से यूक्रेन, पुराना वाला यूक्रेन जिसे मतलब कहा जाता था विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन का केंद्र था, ये गेहूं की डलिया या अनाज की दलिया कहा जाता था, वो अब जो है बिल्कुल बंजर बन चुका है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल यूक्रेन की राजधानी कीव होती है, कीव आपको यहाँ पर दिख जाएगी। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने किस भारतीय राज्य के साथ मिलकर शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया? तो जापान ने दोस्तों अभी हाल ही में नागालैंड के साथ मिलकर के शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। ये शांति स्मारक और इको पार्क है क्या? एक्चुअली में दोस्तों ये नागालैंड जो है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, इसका पुराना इतिहास रहा है। जापान, अगर आपको याद हो तो जापान एक टाइम पर, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था। तो ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये लगभग सब जापान के कंट्रोल में हुआ करते थे। भारत के भी कुछ पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, ये भी जापान के कंट्रोल में हुआ करते थे, और जापान यहाँ पर अंग्रेजों को टक्कर दिया करता था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो वहां पर जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क जो बनाया हुआ है, तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें क्या हुआ, ये लोग उस टाइम पर जो समझ लो जो शहीद हुए थे इनके सैनिक,
कोहिमा के भी बहुत सारे जो सैन्य कर्मी थे या वहाँ के लोग थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल हुए थे जापान की तरफ से। ठीक है, अगर आपको याद हो सुभाष चंद्र बोस जी भी, नेताजी भी जो है इसी तरफ से शुरू किए थे अंग्रेजों को जवाब देना। बर्मा, अंडमान निकोबार, ठीक है ना, कोहिमा, नागालैंड, ये मणिपुर, इन सब साइड से उनको पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जवाब दिया जा रहा था अंग्रेजों को। तो ऐसे में उस द्वितीय विश्व युद्ध के जो शहीद हैं, जो समझ लो अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं, उनकी याद में यहाँ शांति स्मारक और इको पार्क बनाया गया है। और जापान भी आया है, नागालैंड भी है, और ये लोग मिल करके इसका उद्घाटन किए हैं। क्लियर है ना? तो इम्फाल की लड़ाई, कोहिमा की लड़ाई, ये सभी जो फेमस लड़ाइयाँ हैं इनको ये लोग याद करते हैं यहाँ पर। अगला द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंडमान निकोबार जो है अपना द्वीप, ये जापान ने ही भारत को गिफ्ट दिया था। भारत को क्या, एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस जी को गिफ्ट किया गया था। नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कोहिमा इसकी राजधानी है, नेफ्यूरियो यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है, ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। नागालैंड ऊपर है कि नीचे है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंपल आप याद रखना, नागमणि, नागमणि बोल लेना, यानी कि नाग के बाद मणि आएगा, मणिपुर नीचे रहेगा और ऊपर नागालैंड, और इसके ऊपर यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम है। ठीक है, झीलों की बात करें तो सिलोई झील है, जुडू झील है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूछा जाता है, और नाटंगी नेशनल पार्क भी पूछा गया है। 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें, 1 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वाइस एडमिरल संजय भल्ला। संजय भल्ला जी होंगे नए नौसेना के कार्मिक प्रमुख। इनके पास 35 सालों का अनुभव है इंडियन नेवी में काम करने का। ये कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काफी ज्यादा स्पेशलिटी रखते हैं। इनको दोस्तों, इनको कार्यों के लिए एवीएसएम यानी अति विशिष्ट सेना मेडल और नौसेना मेडल मिल चुका है। भारतीय नौसेना के अभी नए अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। इसी महीने में फर्स्ट तारीख को ये शुरुआत की अपना कार्यकाल। एक्चुअली में 30 अप्रैल से शुरू किए कार्यकाल अपना। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये भारत के नौसेना के नए अध्यक्ष हैं, नाम याद रखना। वैसे इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। हाल ही में कहां पर आयोजित होने वाले 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी भारत करेगा? तो दोस्तों 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, फ्रांस के कांस शहर में। कांस नाम से वहां पर सिटी है, वहीं पर कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस इनका फिल्म फेस्टिवल होता है। तो इसमें भारत जो है इस बार पहली बार होगा जब भारत पर्व की मेजबानी करेगा। इस भारत पर्व में भारत अपने फिल्म फेस्टिवल की, जो कि गोवा में होने वाला है 20 से 28 नवंबर तक, 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसकी यहाँ पर प्रचार प्रसार करेगा, प्रमोशन करेगा, पोस्टर ट्रेलर वगैरह भी वहां पर लॉन्च करेगा। और साथ ही साथ पहला विश्व का ऑडियो विजुअल और मनोरंजक शिखर सम्मेलन के लिए सेव द डेट नाम का एक थीम भी जारी करेगा। तो ये पहली बार होगा जब कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी हो रही होगी। कांस फिल्म फेस्टिवल कांस शहर फ्रांस में होता है। 77वां इस बार का संस्करण होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, अभी कुछ दिन पहले मैंने पाम डियोर का खिताब बताया था। पाम डियोर का खिताब आपको याद है किसे मिलेगा? अभी वीकली वाले में भी कल मैंने रिवाइज कराया था, ठीक है ना, मेरिल स्ट्रीप को। मेरिल स्ट्रीप को, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इनको इस बार मानद पाम डियोर दिया जाएगा। अगला, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, इन्होंने अपना अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है मिखाइल मिशुस्तिनी को। मिखाइल मिशुस्तिनी इससे पहले भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और अभी फिर से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक वैसे ही जैसे रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी 5वीं बार शपथ लिए हैं राष्ट्रपति पद की। तो मिखाइल मिशुस्तिनी जो 2020 से प्राइम मिनिस्टर हैं, लगातार अब आगे भी बने रहेंगे। 4 साल के बाद इनको एक और कार्यकाल मिला है, नियुक्त किया है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। तो मिखाइल मिशुस्तिनी काफी ज्यादा ये लॉयल माने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के। अच्छा, इनसे पहले दिमित्री मेदवेदेव 2012 से लेकर के 2018 तक रहे थे प्रधानमंत्री रसिया के। मिखाइल मिशुस्तिनी ये हैं। और व्लादिमीर पुतिन आपको पता होगा 1999 से थे, उसके बाद 2008 तक रहे, फिर 2008 में वो प्रधानमंत्री बने, फिर 2012 में आए, 4 साल का वहाँ कार्यकाल होता था, 2012 में आए, प्रेसिडेंट दोबारा से बने, और तब तक 2008 से 12 तक के लिए ये बना दिए थे दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति।
फिर 2012 में जब आए, क्योंकि 2 बार से ज्यादा बन नहीं सकते थे, फिर 2012 में जब आए तो इन्होंने 6 साल का कार्यकाल वाला इन्होंने एक नया संविधान संशोधन करके बात कर दी कि अब से 6 साल का कार्यकाल होगा प्रेसिडेंट का, और उसके बाद ये भी लिमिट हटा दी कि 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते। इस हिसाब से व्लादिमीर पुतिन तब से अभी तक बने हैं रसिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, रसिया आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 2 महाद्वीपों में पड़ता है, इसलिए इसे यूरेशिया महाद्वीप का देश कहते हैं। अगला, हाल ही में चाड का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो दोस्तों, चाड एक कंट्री है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसके राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो ने। इदरिस डेबी इटनो जो हैं, ये कहा जा रहा है कि सैन्य प्रशासन के बल पर जीते हुए हैं। मतलब समझ लो, चुनाव तो हुआ, औपचारिकता मात्र थी, लेकिन वहां पर चुनाव होते ही विरोध प्रदर्शन भी होने लगे, क्योंकि इन्होंने, इन पर आरोप लगे कि चुनाव में धांधली करके इन्होंने जीत हासिल की हुई है। और यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन होने लगा तो इन्होंने सेना उतार दी, और सेना जो है वो विपक्ष के लोगों को उठा उठा करके जेलों में भर रही है। तो फिलहाल मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो जो हैं, ये 6 मई 2024 को चुनाव हुआ था, उसमें जीत हासिल किए हैं। 6 वर्ष के लिए अब रहेंगे यहाँ के सैन्य तानाशाह या कहें कि राष्ट्रपति। चार्ट जो है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। राजधानी इसकी डिजिम्ना होती है और CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा होती है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देखोगे ना तो ये बड़ा सा देश आपको दिख जाएगा, सूडान, नाइजर, लीबिया के नीचे इधर चाड दिख जाएगा। तो इसी चाड की बात हो रही है, ठीक है ना। और ये देखिए, ये इसकी राजधानी है डिजिम्ना। यहाँ पर पिछले कुछ और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं, उनको देख लीजिए। जैसे अभी स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने या कहीं फर्स्ट मिनिस्टर बने जॉन स्वीनी। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो बने हैं। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री जेरेमिया मोनले। पाकिस्तान के डिप्टी PM बने हैं इसाक डार, और आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पजरनी बेनिडिक्टस। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए कितने दिनों के लिए तिहाड़ जेल से बाहर निकलने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों के पैरोल पर छोड़ा है अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के CM हैं। जेल से ये रिलीज हुए हैं, लेकिन ये पैरोल पर बाहर आए हैं और बहुत सारी शर्तों के साथ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी दी हुई हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल मेन चीजें जो है मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। ये 1 जून तक जमानत पर आए हुए हैं, 2 जून को इनका जमानत समाप्त हो जाएगा और हर हाल में ये अपने आप को सरेंडर करेंगे और जेल जाएंगे वापस से। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी, हालांकि इनके वकील ने कहा था कि 4 जून तक छोड़ दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 जून तक चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में 1 जून के बाद कोई ऐसा मतलब रह नहीं जाएगा, वापस आपको आना होगा। कुछ शर्तें हैं, जैसे ये दिल्ली के CM का कोई कर्तव्य नहीं निभाएंगे, मतलब दिल्ली CM के एज ए दिल्ली का CM जो होते हुए ये कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये जेल में थे तब तो दिल्ली के CM के रूप में ये काम कर सकते थे, फाइल वगैरह में सिग्नेचर कर सकते थे, लेकिन जब ये जितने समय के लिए बाहर आएंगे दिल्ली CM का कोई कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे, ना ही दिल्ली के CM के ऑफिस जाएंगे। शराब नीति के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते, ना ही ये अपने आप को दोषी या निर्दोष बता सकते हैं। सरकारी फाइलों पर कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकते, मामले से संबंधित किसी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते, साथ ही साथ 50,000 का जमानती बॉन्ड भरना होगा तिहाड़ जेल में। तो ये सब कुछ कंडीशंस दे करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, हालांकि इनमें से कुछ का ये आते ही तुरंत तोड़ दिए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चुनाव को इंटरेस्टिंग मोड पर ला दिया है। मुझे तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट भी बढ़िया मजे ले रही है दोनों पक्षों का। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है और ये न्यूज थी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक जरूरी बात, आज शाम को दोस्तों लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, 7 PM से स्टार्ट होगी और इसमें जनवरी से लेकर के मई तक का आपका रिवीजन कराया जाएगा। इस पर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, इससे 2 चीजें हमें पता लगेगी कि कौन कौन यहाँ तक वीडियो देखता हुआ आया है। दूसरी बात कि जनवरी से मई का ये जो लाइव क्लास होने वाला है आज शाम को, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रिवीजन क्लास होगी, शानदार तरीके से आपका रिवीजन कराया जाएगा। आज 8 से 10 क्लासेस में आपका पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शहरों में भारत में टॉप शहर मुंबई किस स्थान पर है? 24वें पर है। दिल्ली जो है ये 37वें पर है।
टॉप 50 में केवल दिल्ली और मुंबई है। कौन सा नृत्य त्रिपुरा से नहीं संबंधित है? झोरा जो है ये त्रिपुरा से नहीं संबंधित है। आज आपको क्या बताना है, विश्व में नंबर 1 और 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं। इसके अलावा सैन्य अभ्यास कौन सा है जो भारत और फ्रांस के बीच नहीं आयोजित किया जाता है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हमारी किताब को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।